डियर स्टूडेंट, मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीसी जनरेटर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम डीसी जनरेटर का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग डिस्कस करनी है। ठीक है, मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग पढ़ने से हमें लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग पढ़ने में आसानी होगी, इसलिए मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग होती क्या है, ठीक है, तो हम ये समझेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और अपने टॉपिक को स्टार्ट करूँगा। तो मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग हम पढ़ेंगे। और देखिए, पहली चीज़ मैं इसमें बता दूं कि अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो भी देखिए, तो ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और ये वीडियो अंत तक देखना। लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगा कि जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग। तो देखिए, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग क्या होती है, दो या दो से अधिक वाइंडिंग्स को जब हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, दो या दो से अधिक वाइंडिंग को जब हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्लोज्ड वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या, क्लोज्ड वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज हाई करंट तथा लो वोल्टेज के लिए किया जाता है। हाई करंट तथा लो वोल्टेज के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी हाई होती है। ठीक है, हाई करंट, हाई कैपेसिटी और लो वोल्टेज के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग में भी कई तरीके की वाइंडिंग्स होती हैं, जैसे सिंप्लेक्स वाइंडिंग, डुप्लेक्स वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग। हालांकि आईटीआई लेवल्स पे इतनी ये इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स होता क्या है, इसकी बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाइंडिंग्स जो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग होती है ये क्लोज्ड वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो हमने एक सिंप्लेक्स वाइंडिंग ली। ठीक है, अब ये भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग के अंदर ये भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक ग्रैमी वाइंडिंग, दूसरी ड्रम टाइप वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो ग्रैमी वाइंडिंग हम तब यूज करते थे जब हमने डीसी मशीन बनाई थी, तभी हम इसका यूज करते थे। इसके कई सारे डिसएड थे, तो इसलिए अब हम इसका यूज नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रम बाइंडिंग की। ठीक है, तो आजकल जो भी बाइंडिंग हम यूज करते हैं वो ड्रम बाइंडिंग यूज करते हैं। ठीक है, ड्रम बाइंडिंग में तीन बाइंडिंग्स होती हैं, लेप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग, फ्रॉग बाइंडिंग। ठीक है, तो इसमें हम लेप बाइंडिंग को डिस्कस करेंगे, वेव बाइंडिंग को डिस्कस करेंगे। फ्रॉग बाइंडिंग आपके सिलेबस में नहीं है तो हम फ्रॉग बाइंडिंग को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिंगल लेयर वाइंडिंग की हम बात करते हैं, सिंप्लेक्स वाइंडिंग की। सिंप्लेक्स वाइंडिंग का मतलब क्या है, देखिए ये क्या है, सिंगल लेयर है। ठीक है, सिंप्लेक्स वाइंडिंग मतलब इसमें क्या रहेगा, अपना जो पावर रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होता है, m बराबर 1, डुप्लेक्स के लिए m बराबर 2 और ट्रिप्लेक्स के लिए m बराबर 3 होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए कि इसमें हमने एक सिंगल वाइंडिंग ली है, जिसमें हमने क्या किया है, अपना करंट क्या दिया, 1 एम्पियर दिया, और वोल्टेज कितना दिया, 12 वोल्ट दिया। तो हम पावर का फॉर्मूला जानते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर VI। पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर VI। जब हम दोनों की वैल्यू रखेंगे तो पावर 12 वॉट। अब ये 12 वॉट ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये ना घटेगा ना बढ़ेगा। ठीक है, अपना वोल्टेज और करंट कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पावर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी सिंप्लेक्स वाइंडिंग की बात हो गई। अगर डुप्लेक्स वाइंडिंग की हम बात करें तो डुप्लेक्स वाइंडिंग का मतलब क्या है, m बराबर 2। m बराबर 2 आएगा। मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होता है, m बराबर 2 डुप्लेक्स वाइंडिंग के अंदर। ठीक है, तो डुप्लेक्स वाइंडिंग को हमने जैसे कि अभी आपको बताया था, आगे बताया था कि जब दो या दो से अधिक वाइंडिंग्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग बोलते हैं। तो डुप्लेक्स वाइंडिंग हम समझ लेते हैं। देखिए, दो हमने वाइंडिंग्स को पैरेलली कनेक्ट किया है और इस पर हमने क्या दिया है, 2 एम्पियर का करंट दिया है। तो हम जानते हैं पैरेलल में करंट अलग अलग होता है, तो 1 एम्पियर करंट यहाँ आ गया, 1 एम्पियर करंट यहाँ आ गया, लेकिन वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है। ठीक है, वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, तो 6 वोल्ट यहाँ भी रहेगा, 6 वोल्ट यहाँ भी रहेगा। तो हमने P बराबर VI फॉर्मूला लगाया, वोल्टेज की जगह 6 रख दिया, और करंट देखिए 2 एम्पियर दिया है हमने, तो 2 एम्पियर रख दिया। तो पावर हमारा अब भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये डुप्लेक्स वाइंडिंग है तो m बराबर 2 लिया है हमने। अब ऐसे हम ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग की बात कर लेते हैं।
ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग में हमने 3 वाइंडिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है, तीनों को 1 एम्पीयर 1 एम्पीयर करंट दिया। टोटल करंट कितना दिया है हमने, 3 एम्पीयर दिया है, और वोल्टेज कितना दिया है, 4 वोल्ट दिया है। ठीक है, यहाँ से भी हम पावर निकालेंगे तो उसी तरीके से हमारा पावर आ जाएगा 12 वाट। यानी कि पावर कुल मिला के कहने का मतलब ये है, इन सारी चीज़ों से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे करंट कम था, यहाँ करंट बढ़ गया, यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ गया। मतलब आप देख रहे हो कि धीरे धीरे करंट की वैल्यू क्या जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, और वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो यही इस वाइंडिंग का मतलब होता है कि करंट की वैल्यू तो बढ़ेगी, करंट की वैल्यू ज़्यादा होती चली जाएगी और वोल्टेज की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक है, इसकी कैपेसिटी हाई होती है, हाई करंट पे वर्क करता है और लो वोल्टेज भी देता है। ठीक है, लो वोल्टेज देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, अगला पॉइंट जो कि हमारे लैप बाइंडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने मान लिया कि ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग है, तो ये जो इसकी फर्स्ट टर्मिनल है प्रथम वाइंडिंग का पहले वाला पार्ट, ये पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड वाला पॉइंट। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, हम बैक पिच बोलते हैं, बैक पिच। ठीक है, बैक पिच को हिंदी में बोलेंगे हम बैक पिच को हिंदी में बोलेंगे पश्च पिच। ठीक है, पश्च। ठीक है, और देखिए जो सेकंड वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और जो प्रथम वाइंडिंग हमारी ये वाली थी उसका लास्ट पॉइंट, इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं बाई एफ, जिसको हम बोलते हैं फ्रंट पिच। ठीक है, और पहली कॉइल और दूसरी कॉइल, पहली वाली स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरी कॉइल की स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वाई आर, जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट पिच। ये चीज़ें हमें समझनी है। ठीक है, तो इसी के बारे में हमने आगे लिखा है। तो देखिए आर्मेचर में किसी कुंडली की अंतिम, आर्मेचर में किसी कुंडली की अंतिम, तो देखिए अंतिम तथा प्रथम भुजा के मध्य, देखिए प्रथम भुजा के मध्य आर्मेचर चालकों के मध्य मापी गई दूरी पश्च पिच यानी बैक पिच कहलाती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फ्रंट पिच, आर्मेचर में प्रथम कुंडली, देखिए प्रथम कुंडली की अंतिम भुजा, ये रही अंतिम भुजा है ना, तथा द्वितीय कुंडली की प्रारंभिक भुजा, द्वितीय कुंडली की प्रारंभिक भुजा ये है, तो इसको इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम, फ्रंट पिच। ठीक है, रिजल्टेंट पिच क्या होता है, रिजल्टेंट पिच इन दोनों के बीच की दूरी जो भी होगी उसको हम रिजल्टेंट पिच बोलते हैं, और वही हमने लिख रखा है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो एवरेज पिच क्या होती है, एवरेज पिच, एवरेज पिच को हम शो करते हैं वाई ए से। तो वाई ए बराबर एवरेज पिच का मतलब होता है बैक पिच प्लस फ्रंट पिच अपॉन 2। ठीक है, मतलब इन दोनों का योग बटे में 2 क्या करेंगे, दोनों का योग करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज पिच मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैप बाइंडिंग की, लैप बाइंडिंग की अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो लैप बाइंडिंग में क्या होता है, लैप बाइंडिंग में हम समझने की कोशिश करेंगे। लैप बाइंडिंग, पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे इसका नाम लैप क्यों पड़ा। लैप बाइंडिंग इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। आप देखिए पहला वाला फिगर जो था हमारा, ये देखिए ये जो 2 बाइंडिंग है, ये पहली कॉइल है, ये पहली कॉइल है, इसके ऊपर से दूसरी कॉइल ओवरलैप कर रही है। मतलब एक कॉइल के ऊपर, मेरे इस हाथ के ऊपर से ऐसे करके एक कॉइल निकली, उसके ऊपर से एक कॉइल और निकली। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ठीक है, इसलिए इस बाइंडिंग का नाम पड़ा ओवरलैप बाइंडिंग। ठीक है, ओवरलैप ओवरलैप बाइंडिंग नहीं, लैप बाइंडिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं इसलिए। ठीक है, इसको हम लैप बाइंडिंग कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। समांतर पथ मतलब ए और पोल की संख्या मतलब पी। ए और पी हमेशा बराबर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से कर लेना। लैप बाइंडिंग को हम पैरेलल बाइंडिंग भी कहते हैं, लैप बाइंडिंग को हम पैरेलल बाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसका यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, लो वोल्टेज तथा हाई करंट के लिए यूज करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे भी समझ लिया था, है ना। इसका यूज लो वोल्टेज तथा हाई करंट के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें रिजल्टेंट पिच निकालना था, तो वाई आर बराबर वाई वी माइनस का बाई एफ। प्लस माइनस 2m हमने क्यों लिया कि अगर ये प्लस में आ रहा है तो प्रोग्रेसिव बाइंडिंग होगी, माइनस में आ रहा था तो रीप्रोग्रेसिव बाइंडिंग होगी। ठीक है, अब प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि क्लॉकवाइज बाइंडिंग चलेगी, क्लॉकवाइज, और रीप्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज बाइंडिंग चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है,
क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में चलेगी, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगी। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव और रिप्रोग्रेसिव का मतलब होता है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, निश्चित बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है कि प्रोग्रेसिव बाइंडिंग की कंडीशन क्या होती है। तो जब भी बैक पिच मैं आपको समझा चुका हूँ क्या होता है, और फ्रंट पिच भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि क्या होता है। तो जब भी फ्रंट पिच से ज़्यादा बैक पिच हो, जब भी फ्रंट पिच से ज़्यादा बैक पिच हो, तो वो बाइंडिंग हमारी क्या होगी, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग होगी। वो बाइंडिंग हमारी क्या होगी, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग होगी। और जब फ्रंट पिच बैक पिच से ज़्यादा हो, तो वो हमारी बाइंडिंग क्या होगी, रिप्रोग्रेसिव बाइंडिंग होगी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। कहने का मतलब है, मान लो फ्रंट पिच की वैल्यू है 11 और इसकी वैल्यू है 13। ठीक है, इसकी वैल्यू है 13, तो बैक पिच ज़्यादा है ना, तो बैक पिच अगर ज़्यादा है तो ये प्रोग्रेसिव बाइंडिंग हो गई। ठीक है, अब क्या है, फ्रंट पिच, मान लिया इसकी वैल्यू है 11, इसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू है 11, इसकी वैल्यू है 9, तो इसमें फ्रंट पिच ज़्यादा है ना, तो ये क्या होगी, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग हो गई। अब हम एक क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, इसमें वैसे आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, जो भी पॉलीटेक्निक या बीटेक का स्टूडेंट है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, और आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए इसमें इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको ये निकालना आना चाहिए। लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये लैब बाइंडिंग डिज़ाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये आपकी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है उसमें भी आपको यूज़फुल होगा, है ना। तो हम आपको डिज़ाइन करना भी बता देते हैं, बाइंडिंग को डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो देखिए कि हमने 4 पोल की एक मशीन ली, 4 पोल की मशीन ली, जिसमें हमने कंडक्टर कितने लिए, 4, हमने जिसमें कंडक्टर कितने लिए, 24 कंडक्टर लिए। देखिए 4 ध्रुव को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल, और कंडक्टर कितने लिए हमने, 24 कंडक्टर लिए। अब हमें ये सिप्लेक्स, सरल का मतलब सिप्लेक्स बाइंडिंग का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा, m बराबर 1। देखिए हमने पहले भी बता चुका हूँ मैं, m बराबर 1। ठीक है, तो सिप्लेक्स लैब बाइंडिंग है ना, इसको ड्रॉ करना है। तो हम सब जानते हैं सिप्लेक्स लैब बाइंडिंग, तो m बराबर 1 हो जाएगा। हम ये इक्वेशन लिख चुके हैं, वाई वी माइनस का वाई एफ बराबर 2m। क्यों, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव बाइंडिंग है। ठीक है, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग है, ये मैं आपको भी क्लियर कर दूंगा क्यों प्रोग्रेसिव बाइंडिंग है। ठीक है, ये मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिया है। ठीक है, तो वाई वी माइनस बाई एफ बराबर 2m, वाई वी माइनस का बाई एफ बराबर 2। क्यों, क्योंकि हमने देखिए सिप्लेक्स बाइंडिंग है, m बराबर हमने 1 रख दिया, इसलिए ये 2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर हमने 1 बना दी। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमने क्या कर दिया, 1 बना दिया। अब कंडक्टर अपने पास कितने, कंडक्टर 24 हैं, और पोल कितने हैं, 4 हैं। पोल सिर्फ 4 है ना, पोल कितने हैं, 4 हैं। तो वाई ए यानी एवरेज पिच, पोल पिच, और वाई वी प्लस वाई एफ अपॉन 2, एवरेज पिच का मैं आपको बता चुका था फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सब आपस में क्या होता है, बराबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड अपॉन पी लिख सकते हैं। तो इन दोनों कंडीशन, ये सब अब आपस में क्या है, बराबर ही तो हैं। तो हम इन दोनों को नहीं लिख सकते क्या, तो इन दोनों को हमने लिख लिया, वाई वी प्लस वाई एफ अपॉन 2। और देखिए जेड की वैल्यू कितनी थी, 24, और पी की वैल्यू कितनी है, 4। पी की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, 4 से इसको डिवाइड किया, 4 से इसको हमने डिवाइड किया, और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 वो वाई वी प्लस वाई एफ बराबर क्या आ गया, 12। ठीक है, अब हमारी 2 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए वाई वी माइनस का वाई एफ बराबर 2, वाई वी प्लस का वाई एफ बराबर 12। ठीक है, माइनस प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 2 वाई वी बराबर 12, 2 वाई वी बराबर 14, 2 वाई वी बराबर 14। तो 2 वाई वी बराबर 14, वाई वी बराबर यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। वाई वी बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई वी की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ठीक है, अब यहाँ से हमें वाई एफ की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा ये हमारी बाइंडिंग कौन सी है, प्रोग्रेसिव है, रिप्रोग्रेसिव है। तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें इसमें क्लॉकवाइज बाइंडिंग करनी है, एंटी क्लॉकवाइज बाइंडिंग करनी है। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वाई वी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में उठा कर रख देते हैं। मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1 में वाई वी की वैल्यू रखी, तो वाई वी की जगह हमने क्या रख दिया, देखिए यहाँ पे हमने 7 रख दिया, 7 रखा, तो 7 माइनस का बाई एफ बराबर 2 आ गया। ठीक है, माइनस का बाई एफ बराबर 2 माइनस का 7, तो माइनस का बाई एफ बराबर माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाई एफ बराबर 5।
आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप खुद देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कौन सी बाइंडिंग है, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग है या रिप्रोग्रेसिव बाइंडिंग है। तो बाई वी की वैल्यू कितनी है 7 है, बाई एफ की वैल्यू कितनी है 5 है। जब बाई वी की वैल्यू ज़्यादा है और बाई एफ की वैल्यू कम है तो ये कौन सी बाइंडिंग होगी, आप समझ गए होंगे। ये कौन सी बाइंडिंग होगी, ये प्रोग्रेसिव बाइंडिंग होगी। ये कौन सी बाइंडिंग होगी, ये प्रोग्रेसिव बाइंडिंग होगी। तो आइए अब हम इस बाइंडिंग को क्या कर लेते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन हमें कुछ इस टाइप से करना है, लेकिन अभी आपको इसमें समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको आगे डिज़ाइन करके बता देता हूँ अगले पेज पे, ठीक है। अगले पेज पे मैं आपको डिज़ाइन करके बता देता हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। बस हमें ये पता होना चाहिए बाई वी की वैल्यू क्या है और बाई एफ की वैल्यू क्या है। तो हम डिज़ाइन कर लेते हैं बाइंडिंग को हम डिज़ाइन कर लेते हैं अभी, जिससे हमारा एकदम कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से हम इसमें बिल्कुल अच्छे से फिगर को बनाएंगे, ठीक है। आप भी इसको अच्छे से बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास बाई वी की वैल्यू क्या है, बाई वी की वैल्यू वाई वी बराबर है 7, वाई वी बराबर 7 है, ठीक है। और हम यहाँ लिख लेते हैं बाई एफ बराबर कितना है हमारे पास, बाई एफ बराबर है 5, ठीक है। दो चीज़ें हमें पता है, बाई बी पता है और बाई एफ पता है। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमें पता है कि कंडक्टर हमारे पास कितने हैं 24। तो हम क्या करेंगे, कंडक्टर लिख लेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अपने कितने कंडक्टर हो गए, ये 24। देख लीजिए नंबरिंग कर लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे 24 कंडक्टर हो गए, है ना। 24 कंडक्टर हो गए। अब 24 कंडक्टर में हमें पता है पोल हमारे पास कितने थे, पोल हमारे पास कितने थे, पोल यानी ध्रुव कितने थे 4, ठीक है। पोल हमारे पास 4 थे। तो हमने फर्स्ट पोल ले लिया हमने, ठीक है। इसको मैंने मान लिया नॉर्थ पोल। फिर हमने सेकंड पोल ले लिया। तो 4 थे तो सभी में 6 आ जाएंगे ना कंडक्टर, हर पोल में 6 कंडक्टर आ जाएंगे, इसलिए हमने हर पोल में 6 कंडक्टर लिए हैं, ठीक है। ये साउथ पोल हो गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ से हमने नेक्स्ट पोल लिया, ये नॉर्थ पोल लिया, और ये हमने क्या किया, अगला लिया, ये हमारा क्या है साउथ पोल है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं जो हमें करनी है, इम्पॉर्टेंट बात है ना। तो अब हम समझते हैं कि अब हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम हल्की सी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सिर्फ इसलिए लाइन ड्रॉ करना आवश्यक नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं क्योंकि हमें फिगर बनाने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, है ना। फिगर बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए जिससे कि हमारा फिगर गड़बड़ ना हो, है ना। तो आप लोग इसको और अच्छे से बना लेना, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बनाने की, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1, देखिए 1 से सबसे पहले कहाँ से चलेंगे, 1 से चलेंगे, है ना। तो 1 से चलेंगे, 1 में कितना जोड़ेंगे हम 7, 1 में कितना जोड़ेंगे 7, तो ये कितना हो गया 8। 1 में हमने 7 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 8 हो गया। तो हम 1 से चले और कहाँ पे आके रुकेंगे, 1 से चलेंगे और हम 8 पे आके रुक जाएंगे, है ना। 8 पे आके रुक जाएंगे, 1 से चले 8 पे आके रुक गए। अब आप दूसरी चीज़ देखिए, अब 8 था तो 8 माइनस का 5 हो जाएगा, 8 माइनस का 5 मतलब का 3। तो ये वाला जो 8 है ये बैक आ जाएगा कहाँ पे, 3 पे,
है ना, ये कहाँ आ जाएगा 3 पे। तो हम आपको बता दें ये आपकी होती है बैक एंड साइड, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो सॉरी एक चीज़ मिस्टेक हो गई, ये होती है आपकी बैक साइड बैक एंड, और ये होती है आपकी फ्रंट एंड, ये होती है आपकी फ्रंट एंड, है ना, फ्रंट एंड साइड। अब हम आपको बताते हैं कि जब हमने 1 में 7 जोड़ा तो हम 8 पे आके रुके, 8 से फिर हम रिवर्स कहाँ पे आए, हम 3 पे आए, ठीक है। इस तरीके से हम बाइंडिंग करते हैं। अब हमने क्या किया, 3 है यहाँ पे, तो 3 में हम क्या जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ देंगे भाई। 3 में जब हमने 7 जोड़ा तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो अब हम 3 से फिर चले, 3 से चले, 3 से चल के यहाँ आ गए, तो 3 से कहाँ जाएंगे, 10 पे जाएंगे। देखिए 3 से हम 10 पे ही तो जाएंगे। अब क्या करेंगे, 10 माइनस का कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 5, तो ये हो। अब 10 से हम वापस कहाँ पे आएंगे, 5 पे, 10 से वापस कहाँ पे आएंगे, 5 पे, ये आ गए हम वापस, ठीक है, ये आ गए हम 10 पे वापस, है ना। अब देखिए अब क्या करते हैं हम, ये यहाँ से यहाँ पे वापस आ गए। अब हम क्या करते हैं, ये 5 + 7, तो ये कितना हो गया, 12। अब हम 5 से चलेंगे, किस पे आएंगे, 12 पे, 12 पे आ गए, ठीक है। अब 12 माइनस का 5, तो ये कितना आ जाएगा, 7। 12 से हम किस पे आ जाएंगे, 7, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब क्या है, 7 + का 7, 7 + का 7 क्या है, 14, तो हम 7 से चलेंगे और किस पे रुकेंगे आके, 14 पे, 7 से चलेंगे किस पे रुकेंगे, 14 पे, ये आए 14 पे, तो 14। अब हम आगे देखते हैं, 14 माइनस का 5 मतलब 9, तो 14 से हम कहाँ पे आ जाएंगे, 9 पे आ जाएंगे, 14 से 9 पे आ जाएंगे, ठीक है। अब 14 प्लस 9 प्लस का 7 कितना हो जाएगा, 16, 9 प्लस का 7 कितना हो जाएगा, 16। तो अब हम क्या करेंगे, 9 प्लस का 7 क्या हो जाएगा, 16, 9 प्लस का 7 क्या हो जाएगा, 16। तो 9 से हम चलेंगे और कहाँ रुकेंगे आके, 16 पे, 9 से चलेंगे कहाँ रुकेंगे, 16 पे, ठीक है। 9 से चले कहाँ रुके आके, 16 पे, ओके। अब क्या है, 16 माइनस का 5 मतलब 11, तो ये 11 से चलेंगे और आ जाएंगे हम 16 पे, ठीक है। 11 से चल के 16 पे आ जाएंगे। अब क्या है, 11 प्लस का 7 मतलब 18, 11 प्लस का 7 मतलब 18, है ना। अब हम 11 से चलेंगे और कहाँ रुकेंगे, 18 पे रुकेंगे आके, कहाँ पे, 18 पे रुक जाएंगे आके। अब 18 माइनस का 5, 18 माइनस का 5 यानी कि 13, तो अब हम 18 से कहाँ रिवर्स आएंगे, 13 पे आ जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब 13 + 7 ये क्या है, 20, 13 + 7 ये क्या है, 20, है ना। तो अब हमने क्या किया, 13 + 7 यानी कि 20। अब हम 13 से चलेंगे और किस पे आ जाएंगे, 20 पे आ जाएंगे, 20 पे आके रुक जाएंगे, है ना। अब 20 माइनस का 5 ये कहाँ आ जाएगा, 15 पे, तो 15 पे ये आ गए हम, है ना। अब क्या है, 15 + का 7, 15 + का 7 यानी कि 22, तो 15 से चलेंगे और कहाँ रुकेंगे आके, 22 पे, ठीक है। 22 माइनस का 5 और ये क्या है, 7, 22 माइनस का 5 ये क्या है, 7, तो ये हो गया आपका ये, ठीक है। अब हम 22 से 17 पे आ गए, ठीक है। अब क्या है, 17 + का 7 तो ये क्या हो गया, 24। अब हम 17 से चलेंगे और कहाँ आ जाएंगे, 24 पे आ जाएंगे, 17 से चलेंगे 24 पे आ जाएंगे, तो 24 माइनस का 5, तो अब हम 19 पे आ जाएंगे, 24 से कहाँ आ जाएंगे, 19 पे आ जाएंगे, ठीक है। 24 से कहाँ आ गए, 19 पे आ गए। अब क्या है, 19 + का 7 यानी कि 26, 19 + का 7 यानी कि 26, तो 90। अब देखिए हमारे पास कंडक्टर कितने हैं, कंडक्टर तो हमारे पास 24 ही हैं, तो ये वाली चीज़ कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, तो ये क्या है, 26, इसको हम 20 + 2 लिख सकते हैं, तो ये किस पे जाएगा, 2 पे चला जाएगा, तो ये रहा 2 मतलब 26, ठीक है, 2 मतलब 26, और 21 नंबर पे है, 21 नंबर पे है ना, 2 मतलब 26। अब क्या है भाई, 26 माइनस का 5,
ठीक है। अब ये वापस किस पे आएगा, तो ये 21 नंबर पे वापस आएगा। किस पे आएगा, 21 नंबर पे वापस आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब क्या है, अब हम आपको बताते हैं 21 + 7, ये क्या है 28। तो ये वाली जो चीज़ है 21, ये 28 है ना, तो 24 + 4, तो 4 किस पे आ जाएगा, 28 पे आ जाएगा। ठीक है, 28 पे आ जाएगा। 28 माइनस का 5, ये आ जाएगा 13, तो 4 कहाँ आ जाएगा, 23 पे आ जाएगा। ठीक है, 4 किस पे आ गया, 23 पे आ गया। अब क्या है 23 + 7, 23 + 7 यानी कि 13, तो ये 23 यानी कि इसको हम 30 लिख सकते हैं। तो इसको हम 24 + 7 नहीं कर सकते, इसको 24 + 7 हम कर सकते हैं, इसको 24 + 7 कर सकते हैं। तो क्या होगा, 24 + 7 जब कर सकते हैं तो यहाँ पे ये 13 आ जाएगा 6 वाले की जगह पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 13, सॉरी यहाँ पे 24 + 6 नहीं कर सकते, तो इसलिए ये 6 वाले की जगह आ गया। अब यहाँ से 30 - 6, तो ये आ जाएगा 30 माइनस का 5, ये आ जाएगा 25, तो 25 वाला हमारा 25 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी थी लैप बाइंडिंग की डिज़ाइनिंग। और इसके नीचे हम क्या लगा देते हैं, कम्यूटेटर। ठीक है, इसके नीचे हम क्या लगा देते हैं, कम्यूटेटर, जो कि रोटेट करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इसमें कितने होंगे, कम्यूटेटर के सेगमेंट कितने होंगे, 12, क्योंकि कॉइल हमारी कितनी है, 12, कॉइल हमारी 12 है भाई। कंडक्टर 24 है तो कॉइल 12 होंगी ना, तो कॉइल बराबर कम्यूटेटर सेगमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। कॉइल बराबर कम्यूटेटर सेगमेंट। डायरेक्शन देख लीजिए करंट की, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, साउथ 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 साउथ, नॉर्थ 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 नॉर्थ, साउथ 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 साउथ। ठीक है, तो ये आपकी थी डिज़ाइनिंग। ओके, देख लीजिए आप एक बार पूरा, और आई होप कि आपको डिज़ाइनिंग समझ में आ गई होगी। पूरा एक बार आप स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए पूरा देख लीजिए। आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वेब बाइंडिंग की, जो कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कंपैरिजन दोनों में करेंगे। उसके बाद हम डीसी जनरेटर में जनरेटर को डिज़ाइन करना सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये आप सारे स्क्रीनशॉट्स ले लेना जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारे स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।